सल्यूट फाइटर्स। डिविडेंड टैक्सेशन आज अपन लोग अपना रिवाइज करेंगे। इससे आप वेरी मच एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो अच्छा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो। छोटा सा रिवीजन वीडियो होगा, शॉर्ट, क्रिस्प, टारगेटेड। स्टार्ट करते हैं। देखो, डिविडेंड जो है अपना, हमेशा याद रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्स होता है और किसी भी हेड में टैक्स नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो डिविडेंड जिस शेयर्स के ऊपर मिल रहा है वो शेयर्स चाहे अपने स्टॉक एंड ट्रेड की तरह होल्ड करके रखे हो या फिर अपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखा हो, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रिमेंबर दिस। सेकंड पॉइंट, सर डिविडेंड का मतलब कॉमन पार्लेंस में जो होता है कि एक कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोल देती है कि भैया 100 रुपए के शेयर के ऊपर मानो 5 रुपीज का डिविडेंड है, वो तो डेफिनेटली इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड है ही है, दैट इज नीडलेस टू से। मगर इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड की जो मीनिंग है वो वाइडर है, इट हैज अ वाइडर स्कोप। सर वो वाइडर क्या है? वो वाइडर है सर आपका डीम्ड डिविडेंड। और पूरा का पूरा डिस्कशन बल्क जो है आज का वो डीम्ड डिविडेंड के ऊपर ही होने वाला है। डीम्ड डिविडेंड आपके सेक्शन 2 क्लॉज 22, उसके अंदर सब क्लॉजेस ए टू एफ के अंदर कवर होते हैं। एक एक करके अपन लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लॉज नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। असेट्स ए, ए फॉर असेट्स। सर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अगर कोई भी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसको मान लिया जाएगा डिविडेंड। दो तीन बातें। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? एक लंबा डिस्कशन आगे करूंगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर। अभी के लिए खाली कॉमन सेंस के हिसाब से ये समझ लो भाई, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हुआ, साल दर साल आपने जितने प्रॉफिट्स कमाए उसका बैलेंस शीट के अंदर आज नंबर क्या है। वो आपको कैसे दिखता है? आपको रिजर्व्स में जाकर के देखना है, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें हो गई आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब क्या होता है? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब क्या होता है? मानो आपने बोनस शेयर्स कोई भी इशू किए थे एक साल पहले, अब आप बोनस शेयर्स कैसे, जब आप इशू करते हो तो आप क्या एंट्री पास करते हो? आप रिजर्व्स को डेबिट करते हो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, यानी कि आपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दिया। तो आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन में फैक्ट पैटर्न में दिया हुआ है कि एक साल पहले, 2 साल पहले कुछ बोनस शेयर्स कैपिटलाइज हुए थे, तो वो जो अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया था उसको भी आप रिजर्व्स में इंक्लूड करोगे। तो कंपनी ने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, किसको डिस्ट्रीब्यूट किए? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो उन असेट्स का जो मार्केट वैल्यू है उसे, या अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, विच एवर इज लेस, अमाउंट ऑफ डिविडेंड बन जाएगा। सर ऑलवेज रिमेंबर, इशू ऑफ बोनस शेयर जो है, अगर आपने, एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे दिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सर ये जो है ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग कि इक्विटी शेयर होल्डर को आपने बोनस दिया तो क्या हुआ, बोनस शेयर जब उसे इशू हुए तो उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू उतनी कम हो गई, इसलिए यहाँ पर कोई बेनिफिट ही ट्रांसलेट नहीं हुआ शेयर होल्डर को, इसलिए नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस दिया, क्या होगा? 2 मिनट वेट करो, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, असेट्स के अंदर इवन रिमेंबर दिस कि अगर कोई प्रॉपर्टी या राइट्स भी है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, दैट इज आल्सो असेट्स। एग्जांपल के लिए मानो एक्स लिमिटेड खुद शेयर होल्डर है वाई लिमिटेड में, अभी वाई लिमिटेड ने कुछ राइट एंटाइटलमेंट दिए हैं एक्स लिमिटेड को, जिसको एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर दिया। तो क्या आप बोलोगे कि असेट पास ऑन हुआ है? डेफिनेटली, बिकॉज दिस राइट एंटाइटलमेंट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है सर, क्लॉज नंबर बी में आ जाते हैं। बी क्या है? बी ये बोलता है कि अगर बी के अंदर देखो दो कैटेगरी के डिस्कशन हो रहे हैं, दो चीजें हो रही है बी के अंदर डिस्कस। सबसे पहला हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो फिर इट इज अ डीम्ड डिविडेंड। मैंने क्या बोला था? मैंने पहले बोला था कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हम बोनस देते हैं तो वो डिविडेंड नहीं है, उसके पीछे लॉजिक था, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आपने बोनस शेयर्स दिए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिमेनिंग शेयर्स की वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंगली गिर जाती है और नेट के अंदर इट इज अ जीरो सम गेम, कोई अलग बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर आपने बोनस दिया है, इट इज अ डीम्ड डिविडेंड, बट याद रखिएगा उसे आप क्लॉज बी में टैक्स करोगे, नॉट अंडर क्लॉज ए। क्लॉज बी के अंदर जो सेकंड लेग है वो क्या है? वो है कि किसी भी शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उसको आपने डिबेंचर दिया, डिबेंचर स्टॉक दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए, इन और इन एनी फॉर्म वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आपने दिया है तो टू द एक्सटेंट ऑफ योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगेन वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उतना आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। सर इस केस में भी क्या होगा?
क्लॉज ए के अंदर हम लोगों ने असेट्स का मार्केट वैल्यू लिया था, यहाँ पर हम बॉन्ड्स का, बोनस शेयर्स का मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर कोई मार्केट रेट अवेलेबल नहीं है तो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन से उनकी वैल्यू डिराइव कर दी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डीम्ड डिविडेंड। यू आर विथ मी? यस सर। क्लॉज नंबर सी क्या है? लिक्विडेशन। कैसे याद रहेगा? लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कंपनी क्लोज हो रही है, तो सी आ गया, कंपनी क्लोज। देखो, ए से था असेट्स, बी से था बोनस, सी से है कंपनी क्लोजर। ठीक है, चलो अभी क्या, कोई भी कंपनी जब लिक्विडेशन में जा रही है तो फिर लिक्विडेशन के इमीडिएटली पहले आप देखो कि उस कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और अब अगर इस कंपनी ने कोई भी अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं शेयर होल्डर्स को, तो उन असेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या मान ली जाएगी? डीम्ड डिविडेंड मान ली जाएगी अंडर 222 सी। अच्छा, अगर आपने आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कुछ दिया है उसे हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर लिक्विडेशन के ही फिगर को हम लोग डीम डिविडेंड मानेंगे। सर, ये एक टिपिकल के सिनेरियो है कि मानिए किसी कॉर्पोरेशन की कंपलसरी एक्विजिशन अगर हो जाती है किसी कंपनी की, कौन करता है? गवर्नमेंट करता है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कोई कॉर्पोरेशन करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा? बस लास्ट के 3 प्रायर प्रीवियस ईयर्स के ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको लेने हैं। देखो, accumulated profits क्या रहेंगे? They will not include any profits prior to 3 consecutive previous years immediately preceding the previous year in which acquisition took place। मतलब अगर acquisition आपका previous year 25-26 में हुआ है तो 24-25, 23-24, 22-23, बस इन 3 साल के ही प्रॉफिट्स लेने हैं, उसके पीछे के प्रॉफिट्स नहीं लेने हैं। सर, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कोई लिक्विडेटर कर रहा है तो उसको माना जाएगा कि इट इज इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। सर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो अप टू द कैपिटल सब्सक्राइब हुई, मानो मेरे पास 100 रुपए की शेयर्स थी, मेरे को कंपनी से लिक्विडेशन के समय 50 रुपए के असेट मिल गए। अब क्या मैं ये आर्ग्यूमेंट ले सकता हूँ कि सर ये 50 रुपए के असेट कैसे डिविडेंड हुए? मेरी तो कैपिटल ही 100 रुपए की थी, तो दिस इज अ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। नो, दिस आर्ग्यूमेंट विल नॉट सर्वाइव। अगर बाकी के कंडीशंस मीट हो गए, यानी कि लिक्विडेशन के समय अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी का कोई असेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो फिर इवन दो द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज लेस देन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड, तो अपन लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इट इज अ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इट इज स्टिल एन एक्यूमुलेटेड डिविडेंड। इस क्लॉज के अंदर देखो, ए और बी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड थे, लेकिन सी इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर नहीं होगा। यानी कि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ पकड़ा दिए, हम उसे क्लॉज सी के अंदर डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अगर ए या बी का कोई कंडीशन ट्रिगर हो रहा है, सेपरेट थिंग है, सी के अंदर हम उसे डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। डी क्या है? डी है डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल। मतलब याद रखने का तरीका टेक्निकल है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, लेकिन याद कैसे रखोगे? ए से असेट्स, बी से बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सी से कंपनी क्लोजर यानी कि लिक्विडेशन, डी से डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा। 10 रुपए के शेयर थे, मैंने उसको 5 रुपए के बना दिए, और बाकी 5 रुपए का जो मैंने रिडक्शन किया, मैंने 3 रुपए के कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए शेयर होल्डर को। सर, ये जो 3 रुपए है ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा शेयर होल्डर्स के हाथ में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर मैंने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कोई अमाउंट दिया और वो जो अमाउंट मैंने दिया इट इज मोर देन द अमाउंट दैट आई हैव रिड्यूस्ड, तब क्या होगा? तो ये वाला मैटर जो है ये आपका गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी नरसिम्हन के केस में, जहां पर कोर्ट ने क्या बोला था पता है? कि जब कभी भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होती है उसके हमेशा 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो हमने अभी बताया कि जितना एट्रीब्यूटेड टू दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसे हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, और जो रिमेनिंग एक्सेस अबव दैट, उससे ज्यादा अगर आपने पे कर दिया है तो फिर उसे हम कैपिटल गेन्स में टैक्स करेंगे। सर कैसे करना है? बहुत सिंपल है। देखो, आपका कुछ भी रिडक्शन के समय आपको असेट्स मिले, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दो, ऐड करो अगर आपको कुछ कैश मिला है, इन दोनों को ऐड कर दो, और देखो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने थे, उसे लेस कर दो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जितने उतने तो 222 डी के अंदर आपके डीम डिविडेंड बन गए।
अब जो रिमेनिंग आपके बच गए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के लिए शेयर होल्डर के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दैट्स इट। अगेन जैसा मैंने क्लॉज सी के लिए बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर लिक्विडेशन के समय कोई डीम्ड डिविडेंड अराइज नहीं होता है, वैसे ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के समय भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हाथ में कोई डीम्ड डिविडेंड की लायबिलिटी नहीं आती है। अब सर ई को बड़े ही शांति दिमाग से सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना, समझ में आ जाएगा ई के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो एक आपकी कंपनी है, ए बी सी डी के अंदर क्या थी, कोई भी कंपनी थी। ई के अंदर याद रखना क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ये मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, देखो पब्लिक इन विच कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सेकेंड पॉइंट, ए बी सी डी के अंदर हम लोग क्या देखते थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। यहाँ पर मैंने रेड में लिख करके काट दिया है कि वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यहाँ पे नहीं चेक करना है, यहाँ पर सीधा आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट देखना है। बोनस शेयर्स का अगर कोई डिटेल दिया हुआ भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। ई में देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा चीज है, एक कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसका कोई शेयर होल्डर है। अब ये जो शेयर होल्डर है ना सर, ये शेयर होल्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% वोटिंग पावर होल्ड करता है इस कंपनी में, जिस दिन उसे डिविडेंड ट्रिगर हो रहा है। डिविडेंड कैसे ट्रिगर हो रहा है समझा रहा हूं। ये शेयर होल्डर को इस कंपनी ने नॉर्मल डिविडेंड नहीं देकर के इसे लोन दे दिया। अब सर समझिए, अगर कोई शेयर होल्डर है जो एटलीस्ट 10%, याद रखना मैंने मोर देन 10% नहीं बोला, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 10% बोला है, एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होल्ड करता है। जनरली वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। अगर होल्ड करता है तो उसे आप जो भी लोन एडवांस दोगे हम उसे डीम कर लेंगे डिविडेंड, यानी कि इससे अगर मैंने कोई भी लोन या एडवांस दिया है ये तो डिविडेंड है। चलो इसको इन लोगों ने लूपहोल क्या निकाला, इन्होंने बोला कि भैया इस डिविडेंड से बचने का एक तरीका है कि ये शेयर होल्डर किसी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो कंपनी ने इसे ना दे करके इसे लोन एडवांस दे दिया। हमने बोला कि भाई इसे भी हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर ये कंसर्न कंपनी है तो एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर अदर देन कंपनी है तो एटलीस्ट 20% शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंसर्न। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट होते हैं, सर 20% किस दिन देखना है, 20% एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना 10% जो आपको देखना है ये आपको देखना है ऑन द डेट ऑफ लोन या एडवांस, लेकिन 20% जो आपको देखना है 20% आपको देखना है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला या तो इसे डायरेक्टली लोन एडवांस मिल गया तो भी इसके हाथ में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, या फिर इस कंसर्न को मैंने लोन एडवांस दे दिया तो भी सर शेयर होल्डर के हाथ में ही डीम्ड डिविडेंड आएगा। या फिर मानो इस शेयर होल्डर का कोई रिलेटिव है, कंपनी ने इसे दे दिया लोन एडवांस, तो भी हम शेयर होल्डर के ही हाथ में टैक्स कर देंगे। आ जाइए क्विकली हम लोग इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं कि देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी जो है जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वो एडवांस या लोन दे रही है, किसे दे रही है सर, किसी ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जो एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर किसी ऐसे कंसर्न को दे रही है, कंसर्न के अंदर एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई कंपनी कुछ भी हो सकता है, उसे दे रही है जिसके अंदर ये जो शेयर होल्डर है, एफोर मेंशन्ड शेयर होल्डर जिसकी कम से कम 10% वोटिंग पावर है, ये शेयर होल्डर या तो मेंबर है या पार्टनर है और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन को दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। मानो उस शेयर होल्डर के ड्राइवर को हमने लोन एडवांस दे दिया तो बेसिकली क्या हो गया, बाईपास करने का हो गया, वो ड्राइवर इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को ही पकड़ाएगा, तो हमने इसको भी प्लग कर दिया। यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से सुनना है सर, यहाँ पर वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट के ट्रैप में नहीं फंसना है, वो नहीं चेक करना है। दूसरा चीज, मानो कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थी 100 रुपए, 10-10 शेयर होल्डर हैं जो 10-10% होल्ड करते हैं हर कोई। अभी तक सर एबीसीडी के अंदर क्या होता था कि अगर हमने किसी एक शेयर होल्डर को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो हम लोग उस शेयर होल्डर का जो परसेंटेज होता था होल्डिंग, उतने परसेंट ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कंपेयर करते थे। यानी कि एक कंपनी की 100 रुपए की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और मैंने उसको असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 10 रुपए के, तो मेरा जो कंपैरिजन होता था डीम्ड डिविडेंड के लिए वो 10 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस 100 रुपए के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से नहीं होता था, बिकॉज वो शेयर होल्डर 10% ही होल्ड करता था, तो मैं 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज से ही 10 रुपीज को कंपेयर करता था।
मगर यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शन नहीं करना है। यानी कि दो शेयर होल्डर है, मानो दोनों 50-50 होल्ड करते हैं, कंपनी की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिला करके है 200 रुपए, मैंने एक शेयर होल्डर को ही पूरा का पूरा लोन दे दिया 300 रुपए का। अब सर आप इसमें से कितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मानेंगे? क्या आप बोलोगे 100 रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा लोन के लिए, या 200 रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा? बिकॉज जिस शेयर होल्डर को मैंने दिया है वो तो सिर्फ 50% ही ओन करता है। मैं बोलूंगा यहाँ पर पूरा 200 रुपए होगा, प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन आपको नहीं देखना है, आपको एंटायर लोन को कंपेयर करना है एंटायर अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, इररिस्पेक्टिव की शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या है। सेकंड चीज सर, शेयर होल्डर ने लोन को रीपे कर दिया, इसका मतलब ये है कि भैया लोन जो है वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है, आप लोन को रीपे भी कर दो तब भी वो लोन शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। और तो और अगर आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया शेयर होल्डर से, तब भी हम उस लोन को डीम डिविडेंड मानेंगे। सर एक कंपनी ने लोन दे दिया अपने लो पेड एम्प्लॉय को, और उस एम्प्लॉय को बोला, क्योंकि वो लो पेड एम्प्लॉय था तो उसके पास कोई शेयर्स नहीं थे कंपनी के, अब उसने कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई अब तू जो है इस लोन को आगे मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दे। अगर कंपनी डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को देती तो 222 लग जाता, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा था उस कंपनी में। इस टाइप का आपने सरकमवेंशन किया है, उसे भी प्लग कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि बेनिफिशियरी कौन है उस लोन का, उससे कंपेयर किया जाएगा कि आपका डीम डिविडेंड बनेगा या नहीं बनेगा। सर एक चीज मानो कि भैया एक है कंपनी ए लिमिटेड, उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है 90 लाख के, उसने 50 लाख रुपए का लोन दे दिया मिस्टर ए को, जो कि शेयर होल्डर है 12% का, तो सर 222 लग गया। अब सर डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा 50 lakhs, बिकॉज 50 lakhs इज द अमाउंट ऑफ accumulated profit, 50 lakhs is the amount of loan, 90 lakhs is the amount of accumulated profit, whichever is less, 50 lakhs is the deemed dividend। सर इस कंपनी ने सब्सिक्वेंटली एक और 50 लाख रुपए का लोन दे दिया एक दूसरे शेयर होल्डर को, जो अगेन 10% से ज्यादा होल्ड करता है। अब सर यहाँ पर कितना माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड? तो इसके लिए बोला गया कि जितना आपने पहले डीम डिविडेंड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कंसिडर कर लिया उसे रिड्यूस कर दीजिए, और अब जो रिमेनिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बचे हैं उससे कंपेयर करिए जो नेक्स्ट शेयर होल्डर को दे रहे हैं। तो यानी कि इवन तो आपने सेकंड शेयर होल्डर को 50 लाख दिए, लेकिन डीम डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 40 लाख माना जाएगा। नेक्स्ट सर, जिस कंपनी ने लोन दिया हमें बस उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के वोटिंग परसेंटेज को देखना है, वोटिंग पावर को देखना है। मानिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मिस्टर ए जो है ये 80% होल्ड करते हैं XYZ में, और XYZ जो है ये 90% होल्ड करती है एबीसी में। तो इनडायरेक्टली मिस्टर ए का 80 into 90 यानी कि 72% पावर है एक्स एबीसी लिमिटेड में, लेकिन डायरेक्टली नहीं होल्ड करते हैं, इसलिए डीम डिविडेंड 222E का ट्रिगर नहीं होगा। फाइन सर, कुछ एक्सेप्शंस है 222E के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्शन है सर, अगर मेरा काम जो है, जो कंपनी है उसका मनी लेंडिंग का ही काम है, इट इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, और वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर सर कोई लोन दे रही है, ऑब्वियसली हम उसे डीम डिविडेंड नहीं मान सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है सर, वो अपने किसी को अगर लोन देती है तो उसका काम है सर मनी लेंडिंग करना, हम उसमें डीम डिविडेंड का एंगल नहीं निकाल सकते। सेकंड चीज सर, मानिए कोई मल्टीनेशनल ग्रुप है जिसकी जो पेरेंट एंटिटी है वो सर लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया वो लिस्टेड है, और सर उस मल्टीनेशनल एंटिटी के दो ग्रुप एंटिटीज के बीच के अंदर लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें से कोई एक ग्रुप एंटिटी फाइनेंस कंपनी है, तो अगेन इनको भी हमने डीम डिविडेंड के दायरे से बाहर किया है। अब सर एक कंपनी ने डीम्ड लोन दिया जिसे हमने डिविडेंड ट्रीट कर लिया, और सब्सिक्वेंटली उस कंपनी ने एक्चुअली में डिविडेंड अनाउंस कर दिया और ये बोला कि ठीक है मैंने पहले 50 रुपए का लोन दिया एक शेयर होल्डर को जो कि डीम डिविडेंड हो गया उसके हाथ में, अब मैंने 50 रुपए का एक्चुअल डिविडेंड अनाउंस किया और मैंने बोला कि इस शेयर होल्डर को मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं इसके लोन से सेट ऑफ कर दूंगा। तो सर जो मैंने वापस 50 का अनाउंस किया है उससे हम नए सिरे से डिविडेंड की तरह टैक्स नहीं करेंगे, बिकॉज वो सेट ऑफ हो रहा है उस लोन के संग जिस लोन को हमने पहले डीम डिविडेंड की तरह ट्रीट कर लिया है। ठीक है, अब सर
ट्रेड एडवांसेस जितने भी होते हैं विच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, उनको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते। एग्जांपल, सर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसके अंदर XYZ लिमिटेड 20% होल्ड करती है। अभी XYZ लिमिटेड जो है वो इस कंपनी की सिस्टर कंसर्न है। XYZ लिमिटेड ने कोई जॉब वर्क किया और उस जॉब वर्क को उन्होंने किया एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पे, तो इस जॉब वर्क के सिलसिले में हमने उसे कुछ लोन या एडवांस दिया था, ये सर डीम्ड डिविडेंड नहीं होगा। सर एक शेयर होल्डर है, कंपनी के पास एक्सेसिव एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए, उस शेयर होल्डर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे को कुछ लोन दे दो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर पर एक असेंबली बिठा लेता हूँ ताकि आप अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल कर सको। उस प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए शेयर होल्डर के प्रेमाइसेस में कंपनी ने उसे लोन दे दिया, सर ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये आपका ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। सिमिलरली सर, अगर मैंने फ्लोटिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया अपने सिस्टर कंसर्न को अगेंस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस विच आर जनरेटर्स विच आर ओन्ड बाय द सिस्टर कंसर्न, तो उस केस के अंदर सर जो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये एक बिजनेस एडवांस है, वो मेरा डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सिमिलरली सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ उसे भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते हैं, और डीमर्जर के ऊपर अगर कोई शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसे भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को जो है मैं आगे केस लॉ के संग कवर करा दूंगा। अब सर लास्ट क्लॉज जो है आपका बायबैक। बायबैक के अंदर पहले तक क्या होता था, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के पहले तक क्या होता था, बायबैक को हम कैपिटल गेन्स के अंदर करते थे, लेकिन अब प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद से अब जो लोग एग्जाम दे रहे हो मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27, दिसंबर 26 या जून 26, इन 5 अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स को मैं ये बताता हूँ, आपके लिए इस प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी बायबैक होगा वो सारे के सारे ही डीम्ड डिविडेंड में जाएंगे। आपको क्या करना है, जो एंटायर बायबैक प्रोसीड्स है उसे डिविडेंड इनकम मानना है। तो अब आपका नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि सर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उन शेयर्स का जिसको कंपनी ने बायबैक कर लिया उसका क्या होगा, वो आपको सेक्शन 46A के अंदर आपको एज अ कैपिटल लॉस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा एंटायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग था उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, जिसे आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मगर रिमेंबर दिस, एंटायर बायबैक प्रोसीड्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड एंड टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा पार्ट कर देते हैं, वो टाइम आ गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जनरल मीनिंग क्या है, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब जो है अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को दो तरीके से लिखेंगे, ए बी डी और ई के लिए जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो क्या होते हैं, वो होते हैं अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट, यानी कि जब तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डिविडेंड का पेमेंट किया है, उस दिन तक के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कंसीडर करना है। लेकिन लिक्विडेशन के केस में मैंने आपको क्या बोला, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक करना है। आपको याद होगा मैंने आपको भी बताया था कि अगर आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखना है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन देखना है। नेक्स्ट चीज सर, अमेलगमेटेड कंपनी के केस के अंदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं दे विल बी इंक्रीज्ड बाय द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन, राइट। नेक्स्ट सर, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन फंड दिया है उसे मत लीजिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर, बिकॉज डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। सेकंड थिंग, आपको कोई डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया हुआ है, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया, इन्हें आप इंक्लूड करोगे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर, बिल्डिंग रिजर्व फंड को भी आप इंक्लूड करोगे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। शेयर प्रीमियम अकाउंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फाइन सर, डिविडेंड टैक्स कैसे होता है, सेक्शन 8 हमें बताती है कि देखो भैया जो नॉर्मल डिविडेंड है या जो फाइनल डिविडेंड है वो तो जिस एजीएम में डिक्लेयर हुआ वो एजीएम का जो प्रीवियस ईयर है उस ईयर का इनकम माना जाता है। लेकिन सर अगर इंटरिम डिविडेंड है तो फिर क्या होगा, तो इंटरिम डिविडेंड इज taxed in the previous year in which such dividend is unconditionally made available by the company to the shareholder। सिंपल भाषा में बोलूं तो ईयर ऑफ रिसीट के अंदर टैक्स होगा शेयर होल्डर के हाथ में। सर डीम्ड डिविडेंड जो है ए बी सी डी का वो कब होता है, प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ई के अंदर प्रीवियस ईयर इन विच द लोन और एडवांस इज गिवन।
ठीक है। अब सर डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट क्या लगता है? सर डिविडेंड के ऊपर आपका नॉर्मल टैक्स रेट्स लगता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कोई स्पेशल टैक्स रेट्स नहीं है, नॉर्मल टैक्स रेट्स है। सर शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है? मैंने आपको बताया था हमेशा आईएफओएस में जाता है, चाहे शेयर्स को आपने स्टॉक एंड ट्रेड होल्ड करके रखा हो, चाहे शेयर्स को आपने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करके रखा हो। सेकंड चीज, लेकिन जहां पर शेयर होल्डर एक डोमेस्टिक कंपनी है वहां पर सेक्शन 80M का डिडक्शन आपको मिलेगा। आगे बताऊंगा क्या है 80M का डिडक्शन। और तो और ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जहां पर शेयर होल्डर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी है वहां पर सरचार्ज ऑन डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड 15%। दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। भूल मत जाना कि डिविडेंड के ऊपर सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं हो सकता है। सर डिविडेंड के अगेंस्ट में क्या हम लोग को डिडक्शन कुछ मिलेगा? तो याद रखना 222A B C D E में मिलेगा, लेकिन F बायबैक के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, नंबर वन। नंबर टू, नॉर्मल डिविडेंड भी जो है, नॉर्मल डिविडेंड हुआ चाहे ABCDE का ड्यू डिविडेंड हुआ, आपको डिडक्शन मिलेगा, मगर सिर्फ एक चीज का मिलेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे शेयर्स में, अगर आपने लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट किए तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है सिर्फ उसका डिडक्शन मिलेगा, दैट टू मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, नो अदर डिडक्शन इज अलाउड। अब सर फाइनल टॉपिक डिविडेंड टैक्सेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली क्लोज करने के लिए, वो है सेक्शन 80M। सेक्शन 80M क्या बोलता है कि अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी को, चाहे उस डोमेस्टिक कंपनी ने ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम भी ले लिया हो तो भी मिलेगा, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी को कोई डिविडेंड रिसीव हुई है, किससे रिसीव हुई है सर? किसी दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से। अगर किसी कंपनी को किसी दूसरे कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो गई है और उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड इशू कर दिया है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट के अंदर डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए हमने क्या बोला कि एक डिडक्शन हम इस कंपनी को दे देंगे, कितने अमाउंट का? जितना अमाउंट रिसीव हुआ है या जितना अमाउंट हमने दे दिया है, विच एवर इज लोअर। लेकिन सर इसके अंदर कुछ कैच है, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है किससे? डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से। दिस इंक्लूड्स व्हाट? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इवन डीम्ड डिविडेंड, और डिविडेंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट कब तक सर? तो कब तक के अंदर इन्होंने वर्ड यूज किया ड्यू डेट, विच मींस 1 मंथ प्रायर टू द रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). तो सर आपको क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक कंपनी असेसी है तो आपको जितना ग्रॉस डिविडेंड इनकम आया पहले उसमें से लेस कर दो, कितना? जो 20% इंटरेस्ट है, अगर कोई इंटरेस्ट है तो जो रिमेनिंग आपका 80% बच गया, वो 80% आपका ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट हो गया। अब उस 80% से आपको 80M का डिडक्शन देना है, विच इज नथिंग बट द लोअर ऑफ दीज टू। अब सर ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपने एक साल के अंदर कोई डिडक्शन ले लिया है 80M का इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। डबल डिडक्शन किसी भी इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर अलाउ नहीं होता है। चार इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस है जो मैं आपके संग कराना चाहता हूँ, एंड वील क्लोज दिस वीडियो। सीआईटी वर्सेस श्री रामा मल्टीटेक। देखो यार ये ऑब्सोलीट हो गया, पहले क्या होता था, जब आप आईपीओ में अप्लाई करते थे ना तो आपका पैसा एक्चुअली में डिडक्ट हो जाता था, अब सिर्फ मनी ब्लॉक होता है, अब पैसा डिडक्ट नहीं होता है। बट जब डिडक्ट होता था तो होता क्या था कि शेयर एप्लीकेशन मनी को जो आप बैंक में रखते थे कंपनीज टिल द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो होता क्या था कि उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट अर्न करते थे, वो लोग क्या करते थे कि उन लोग क्या करते थे, उसको आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा कि नहीं होगा ये कंसर्न होता था। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दिस अमाउंट, दिस इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्नड इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द शेयर कैपिटल एंड देयरफॉर इट हैज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पब्लिक इशू एक्सपेंसेस एंड नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फर्स्ट। सेकंड सर, पार्ले प्लास्टिक्स लिमिटेड। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था 222E कब नहीं आता है? व्हेन द असेसी इज इन द मनी लेंडिंग बिजनेस इज अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। अब सर क्वेश्चन ये है कि सर सब्सटैंशियल पार्ट कैसे टेस्ट होगा? तो उसके लिए बोला गया फैक्टर्स देखिए, टर्नओवर, प्रॉफिट्स, मैन पावर, कैपिटल एम्प्लॉयड, उस एक्टिविटी का इन रिलेशन टू द टोटल बिजनेस। ऐसे आपको टेस्ट करना है कि सब्सटैंशियल पार्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है। वीर विक्रम बैद क्या बोलता है कि एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर ने अपने कुछ प्रेमाइसेस कंपनी को दे के रखे हैं भाड़े पे, रेंट पर। कंपनी काफी सालों से उस प्रेमाइसेस पे रेंट पे रह रही है, अब कंपनी उससे अपना बिजनेस करती है। कंपनी को लगा कि भैया इस बिजनेस को मेरे को इम्प्रोवाइज करने के लिए इस प्लेस के ऊपर कुछ रिपेयर एंड रेनोवेशन करना चाहिए। तो उस कंपनी ने अगर कोई रिपेयर रेनोवेशन कर दिया तो क्या वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा? बोला नहीं माना जाएगा, नो, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर।
एंड लास्ट पॉइंट इज कि अगर कोई भी लोन या एडवांस शेयर होल्डर को दिया गया इन रिटर्न फॉर अ बेनिफिट और एडवांटेज टू द कंपनी, then it is not deemed dividend, it is only gratuitous loans and advances which fall within 222E। यानी कि एक कंपनी ने कोई लोन एडवांस इसलिए दिया बिकॉज ऑलरेडी शेयर होल्डर ने उसे कोई बेनिफिट दे के रखा था, तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑफ दैट अर्लियर बेनिफिट, ये अलग से डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने हाफ एन आवर के अंदर डीम्ड डिविडेंड के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, सब कुछ को एक सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज किया है। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे रिविजन वीडियोस के संग आता रहूंगा। डू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, शेयर इट विद अदर रेलेवेंट एस्पिरेंट्स, स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे अगले वीडियो में।